स्वागत है आप सबका दूरदर्शन किसान पर। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी शोरान और स्वागत है आपका कोरोना से कैसे लड़ें किसान में। कोविड-19 को लेकर रोकथाम कैसे किया जाए, इस पर कैसे जल्द से जल्द नियंत्रण पाया जाए, इसी के तहत तमाम उपाय अपनाए जा रहे हैं। और न सिर्फ दिशा निर्देश जारी की जा रही हैं, एडवाइजरी जारी की जा रही है, बल्कि साथ ही साथ निगरानी भी रखी जा रही है। तमाम जो अधिकारी हैं वो लगातार इस बात पर जोर दिए हुए हैं कि जिन कार्यों की शुरुआत की जा रही है उनका इम्प्लीमेंटेशन क्या सही ढंग से हो पा रहा है, उसको लेकर लगातार निगरानी भी रखी जा रही है। प्रेस वार्ता के जरिए लगातार सूचनाएं भी दी जा रही हैं। आइए आपको दिखाते हैं। गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत 6 इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम्स का गठन किया था, जो अपने अपने निर्धारित स्थानों पर पहुंचकर उन्होंने काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति को देखते हुए आज गृह मंत्रालय ने 4 और इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम्स का गठन किया है, जो अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद और चेन्नई भेजी जा रही हैं। ये टीमें भी भारत सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी लेवल अधिकारियों द्वारा लीड की जा रही हैं। इनमें पब्लिक हेल्थ के स्पेशलिस्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट के स्पेशलिस्ट हैं। जो टीमें पहले से जा चुकी हैं, उनमें से 2 का फीडबैक आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इंदौर की टीम ने रिपोर्ट किया है कि इंदौर में 171 कंटेनमेंट जोन हैं, जिनमें से 20 जोन बहुत क्रिटिकल हैं। टीम ने मऊ के हॉटस्पॉट कंटेनमेंट जोन का दौरा किया। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और एक्टिव केस स्क्रीनिंग में जो सर्वे टीम्स कार्यरत हैं, उनके साथ विस्तृत चर्चा की। टीम ने पाया कि किट्स, पीपीईज, मास्क और अन्य सेफ्टी इक्विपमेंट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ प्रोफेशनल्स की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा रही है। लॉकडाउन का भी अनुपालन ठीक ठाक है। इसके अलावा टीम ने दिव्यांगजनों के लिए स्थापित सेंटर, क्वारंटाइन सेंटर्स, हेल्थ सेंटर, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, पीडीएस की दुकान, माइग्रेंट कैंप्स इत्यादि का भी दौरा किया। आईएमसीटी ने सभी स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा की, जैसे कि जनप्रतिनिधि, एनजीओज, मेडिकल कॉलेज के अधिकारी, किसान, ट्रेडर्स इत्यादि। टीम ने एक और वहां पहल देखी। मंडी को डीकंजेस्ट करने के लिए सरकार ने सौदा पत्र की सुविधा दी है, जिसके द्वारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर किसान बिना मंडी जाए गेहूं व्यापारियों को बेच सकता है। आईएमसीटी ने मेदकवास गांव में सौदा पत्र डायरेक्ट एग्री मार्केटिंग का उपयोग कर चुके किसान और ट्रेडर के साथ इसकी उपयोगिता के बारे में भी जानकारी ली। आईएमसीटी निरंतर प्रशासन के साथ चर्चा कर रही है कि किस प्रकार कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और एक्टिव केस स्क्रीनिंग की मॉनिटरिंग को और भी पुख्ता की जाए, टेस्टिंग और सैंपलिंग फैसिलिटीज को बढ़ाया जाए, सौदा पत्र के बारे में किसानों को जागरूक किया जाए और स्लम्स एवं बस्तियों में पौष्टिक राशन की सप्लाई बढ़ाई जाए। कल से आज तक में 491 लोग क्योर हुए हैं, विच टेक्स की हमारी जो टोटल क्योर होने वालों की संख्या को 4748 लेके जाती है। इसके द्वारा हमारा रिकवरी रेट अब अप्रॉक्सीमेटली 20.57% है। यह हम सब लोगों के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। इसी तरीके से पिछले 28 दिनों में जिन जिलों से कोई केस नहीं आया है, उसकी संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। इसके तहत इन जिलों की संख्या 15 हो गई है और नए जो जिले ऐड हुए हैं उसमें छत्तीसगढ़ से दुर्ग और राजनांदगांव और मध्य प्रदेश से शिवपुरी जिला है। अब तक देश में टोटल 80 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां इससे पहले केस आए थे, लेकिन पिछले 14 दिनों से वहां पर कोई केस नहीं आया है और हम सबका प्रयत्न होना चाहिए कि ऐसे जिलों की संख्या निरंतर बढ़ती रहे। हम सबके लिए महत्वपूर्ण है कि कम्युनिटी और सरकार द्वारा चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक करने के लिए इस कलेक्टिव एफर्ट्स में हम लोग लगे रहें। हमें देखना है कि इन जिलों में कोई नया केस ना आए और नए जिले इस श्रेणी में शामिल होते रहें। जहां तक वो जिले हैं जिनमें अभी तक कोई केस आज तक रिपोर्ट नहीं हुआ है, यह महत्वपूर्ण है कि वे जिले ग्रीन जोन में ही बने रहें और कोई भी इंपोर्टेड केस उस जिले में ना आए। आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने
राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और मेडिकल एजुकेशन मंत्री साथ में हेल्थ सेक्रेटरीज के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड-19 के मैनेजमेंट एफर्ट्स पर चर्चा की। उन्होंने राज्यों के अब तक के किए प्रयासों के लिए उन्हें धन्यवाद देते हुए कंटिन्यूअस अलर्ट रहने की इश्यू जो नीड है उसको हाईलाइट किया। उन्होंने राज्य से अधिक केसेस रिपोर्ट करने वाले या कम डबलिंग रेट वाले जिलों पर ध्यान केंद्रित करने का अनुरोध किया। उन्होंने ये कहा कि हाई केस मॉर्टेलिटी वाले जिलों पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। उन्होंने अनुरोध किया कि लाइव सेव्स करने के लिए अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ केसेस और प्रॉपर क्लिनिकल मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने नागरिकों के सवालों का तेजी से जवाब देने के लिए कोविड-19 सेवा ट्विटर हैंडल शुरू करने की घोषणा भी की, जिससे कि ट्रेंड एक्सपर्ट द्वारा रियल टाइम में ऑथेंटिक हेल्थ और पब्लिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर के पंचायत के सरपंचों के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। सरपंचों ने लॉकडाउन मेजर्स को मेंटेन रखने के से संबंधित अपने अनुभवों और प्रयासों को भी शेयर किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि संकट के दौरान ही हम बेस्ट और सच्चा पाठ सीखते हैं और कोरोना ने हमें सबसे बड़ा सबक सिखाया है, जो है आत्मनिर्भरता। उन्होंने पंचायतों से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को फर्दर मजबूत करने के लिए और बेटर विजिलेंस के लिए कोरोना ट्रैकर एप्लीकेशन आरोग्य सेतु डाउनलोड करने के लिए और उसको प्रमोट करने के लिए भी अपील की। वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तरफ से कोविड-19 को लेकर किसानों के लिए क्या दिशा निर्देश जारी किए गए। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन, छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और कोविड-19 के चपेट में अगर कहें तो सभी क्षेत्र हैं और ऐसे में किसानों की सुविधा के लिए विशेष तौर पर गाइडलाइंस और एडवाइजरी जारी की गई हैं कि किसान कैसे अपनी रबी की फसल कटाई के दौरान अपने आप को न सिर्फ कोविड-19 के प्रकोप से बचा कर रखें, स्वस्थ रहें, बल्कि अपने खेती किसानी से जुड़े कार्यों को कैसे करें। इसी से जुड़ी ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कृषि कार्यों के दौरान जरूरी सावधानियों के बारे में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एडवाइजरी जारी की है। परिषद का कहना है कि फसलों की कटाई या मड़ाई के दौरान एक दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाए रखें, चेहरे पर हर समय मास्क लगाए रखें और अपने हाथ बार बार साबुन से अच्छी तरह धोते रहें। कृषि यंत्रों और उपकरणों की भी साफ सफाई करना बेहद जरूरी है। भारत के उत्तरी राज्यों में गेहूं पकने की अवस्था में है। इसकी कटाई में इस्तेमाल होने वाली कंबाइन मशीन को रोक टोक के बिना कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है, बल्कि इस मशीन को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने की अनुमति भी केंद्र सरकार दे चुकी है। गेहूं के अलावा सरसों भी उत्तर भारत में रबी सीजन की महत्वपूर्ण फसल है। इसकी हाथ से कटाई और कटी फसल की मड़ाई का काम जोरों पर है। ऐसे में किसानों और श्रमिकों को साफ सफाई का खास ध्यान रखना होगा। इस समय मसूर और मक्का की कटाई जबकि मिर्च की तुड़ाई का काम जारी है, चना भी पकने को तैयार है। फसलों की कटाई या तुड़ाई के दौरान बेहतर होगा कि 4 से 5 फीट की पट्टियों में काम करें। एक पट्टी में एक ही श्रमिक काम करे। इस तरह श्रमिकों के बीच पर्याप्त दूरी बनी रहेगी। खेत में एक साथ बहुत सारे श्रमिक न लगाए जाएं, बल्कि उन्हें अलग अलग दिन या अलग अलग समय पर खेतों में भेजा जाए। जहां तक संभव हो किसी परिचित को ही खेतों में काम के लिए लगाएं। किसी अनजान व्यक्ति को काम ना करने दें ताकि वे इस महामारी का कारण ना बन सके। इसी तरह जहां तक संभव हो कृषि कार्य मशीनों या उपकरणों से किए जाएं, न कि हाथों से। केवल उपयुक्त व्यक्ति को ही यंत्रों को चलाने दिया जाए।
यंत्रों को इस्तेमाल करने से पहले और कार्य करने के दौरान बार बार सैनिटाइज करें। खलिहानों में फसल को छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें, जिनके बीच दूरी 3 से 4 फीट हो। हर ढेर पर 1 या 2 व्यक्ति को ही काम पर लगाना चाहिए, ताकि भीड़ इकट्ठी ना हो। कटी मक्का और खुदी हुई मूंगफली की मड़ाई के लिए लगाई गई मशीनों की उचित साफ सफाई रखें। मशीनों या उनके पुर्जों को छूने के बाद साबुन से हाथ जरूर धोएं। वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद देखेंगे कोविड-19 पर नजर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देखते हैं कोविड-19 पर नजर। हिमाचल प्रदेश में मास्क की मांग को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी कमर कस ली है। अब तक ये स्वयंसेवी संस्थाएं 1 लाख से ज्यादा मास्क बना चुकी हैं। नारी शक्ति ने कोरोना वायरस को फैलाने से रोकने के लिए प्रशासन के साथ कदम बढ़ाए हैं और मास्क की मांग को पूरा किया जा रहा है। डीडी न्यूज़ की इस टीम ने जब इन महिलाओं से बात की तो वे बेहद उत्साहित नजर आईं। हम दिन में सर 200 मास्क बना लेते हैं। इसके समय हमें घर का गुजारा भी चल रहा है। हम जैसे बेले थे, जैसे कर्फ्यू लगे हुए हैं, इसके कारण हम घर में बैठे ही 200 मास्क बना रहे हैं दिन में। 50 to 70 हम डेली बना लेते हैं और ये हमें जो मटेरियल है ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। मिशन की ऊना जिला की कार्यक्रम प्रबंधक ज्योति शर्मा ने कहा कि लॉकडाउन के समय में मास्क बनाना स्वयं सहायता समूहों के लिए आमदनी का जरिया बना है। मिशन के राज्य कार्यक्रम प्रबंधक रविंद्र धीमान ने बताया कि सरकार ने 110 स्वयं सहायता समूहों के करीब 350 महिलाओं को ट्रिपल लेयर मास्क बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। अभी तक पूरे प्रदेश में 110 स्वयं सहायता समूहों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें कुल 350 महिलाएं इसमें काम कर रही हैं। अभी तक हमने 1 लाख से ज़्यादा मास्क जो हैं अभी तक तैयार कर चुके हैं। ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग के निदेशक ललित जैन ने बताया कि स्वयं सहायता समूहों को प्रति मास्क 5 रुपए की सिलाई प्रदान की जा रही है और मास्क की यह खास बात है कि ये स्वास्थ्य विभाग के मानकों को पूरा करते हैं। इस समय जो मास्क बन रहे हैं पूरे स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देश के मुताबिक बन रही हैं। जो भी महिलाएं मास्क बनाती हैं सबसे पहले तो उनसे ये सुनिश्चित किया जाता है कि वे स्वयं बीमार ना हो और वो अपना मुंह व सिर को ढककर मास्क बनाती हैं और जो मशीन के ऊपर वो मास्क बनाती हैं उसको डेली स्टरलाइज किया जाता है। यहाँ तक कि महिलाओं को बार बार हाथ धोने के लिए भी कहा जाता है। केंद्र व राज्य सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर अनेक दिशा निर्देश जारी किए हैं और मास्क भी इसकी रोकथाम में अहम भूमिका निभा सकता है। ऐसे में नारी शक्ति का यह प्रयास सराहनीय है। वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कोविड-19 को लेकर डॉक्टर्स की क्या है सलाह। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए
छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के पार आपका फिर से स्वागत है और अब आपको दिखाते हैं कोविड-19 को लेकर डॉक्टर्स की तरफ से क्या खास सलाह दी जा रही है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनूप कुमार, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यूरोलॉजी एंड रीनल ट्रांसप्लांट, सफदरजंग हॉस्पिटल बोल रहा हूं। मैं आज अपने किसान भाइयों को कोरोना वायरस के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस नाम की महामारी से पूरा विश्व और भारत जूझ रहा है। कोरोना वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचने के 2 तरीके होते हैं। पहला, जब कोई व्यक्ति छींकता है और खांसता है तो उसके थ्रू जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उसके थ्रू वायरस एक इंसान से दूसरे वायरस में जा सकता है। और दूसरा रास्ता है कि जब हम किसी बेजान चीज़ों को छूते हैं, जैसे कि डोर का हैंडल है, नॉब है, कोई भी ऐसी चीज़ों को हम छूते हैं जिसमें पहले से ही कोरोना वायरस जो है वहाँ पर बैठा हुआ है, उसको हम फिर छू के अपने इस एरिया को छू लें, यानी कि आँखों को, नाक को और मुंह को छू लें तो वायरस हमारे अंदर जा सकता है। तो आपको कुछ बातों का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है कि एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच में कम से कम 1 मीटर का फासला होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से अगर कोई आदमी छींकता खांसता भी है तो भी जो वायरस है वो इतने डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं कर सकता है। नंबर 2, आपको जब भी छींके खांसें तो हमेशा एक रुमाल, एक टिश्यू पेपर या जो आपकी कोहनी का पीछे का भाग है उसको यूज़ कर सकते हैं। मेरा नाम गोविंद माखरिया है और मैं एम्स न्यू दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हूँ। आज दूरदर्शन के किसान चैनल के माध्यम से मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त पूरे विश्व में और हमारे देश में भी एक बीमारी जो कि एक वायरस से होती है, कोरोना वायरस, वो पूरी विश्व में फैल रही है और हमारी कंट्री में भी ये बीमारी अब फैलने लगी है। ये बीमारी होती कैसे है और इससे कैसे बचे, इस पे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ आपसे। पहले जो बीमारी कैसे होती है ये समझे हम। ये बीमारी अगर किसी व्यक्ति को जो विदेश में है और वहाँ इन्फेक्शन उसको लग गया और वो अपने देश में आता है तो एक पहला एंट्री होती है उस इन्फेक्शन की किसी नए देश में। अब ये इन्फेक्शन एक आदमी से दूसरे आदमी को फैल सकता है। 2 तरीके फैलने की। पहला तरीका ये है कि अगर किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन है और उसको खांसी आए तो खांसी आने से जो हवा बाहर निकलती है उसमें बहुत से वायरस भी निकलते हैं खांसी में और वो पूरे वातावरण में फैलते हैं। और ये वायरस जब तक रहते हैं, करीब करीब थोड़ी देर रहते हैं, इसमें हवा में रहते हैं और फिर नीचे सतह पे बैठ जाते हैं। सभी किसान भाई बहनों से अनुरोध है कि अपने स्वास्थ्य का उत्तम ध्यान रखें और साथ ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तरफ से जो भी गाइडलाइंस और दिशा निर्देश जारी किए गए हैं आपको लेकर, उनका आप पालन करें। स्वस्थ रहें। अभी के लिए इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।